चलिए आज हम कक्षा 8वीं के बच्चों को बताएंगे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के सत्याग्रह हुए और उनमें कौन कौन से नेता शामिल थे। ठीक है, दुर्ग जिले में मोहबना नामक एक क्षेत्र का नाम है। वहाँ पर जंगल सत्याग्रह शांतिपूर्ण रूप से सफल रहा। एक गांव था पौड़ी नाम का। पौड़ी के जंगल में सत्याग्रह ने जन समुदाय को प्रभावित किया, लोगों को प्रभावित किया। रुद्र नदी जो नवागांव धमतरी जिले के आसपास आती है, रुद्र नदी का जो जंगल सत्याग्रह था धमतरी जिले के पास, इतना उग्र था, इतना तेज था कि संपूर्ण धमतरी तहसील इसके प्रभाव में आ गई थी। उसके अलावा महासमुंद जिले के तमोरा गांव में एक महिला जिसका नाम था दयावती के नेतृत्व में एक धारा 144 तोड़कर, एक कानूनी धारा होती है 144, जिसमें 4 लोग एक साथ एक जगह खड़े होकर बात नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था को वहाँ की एक महिला ने उस कानून को तोड़कर जंगल कानून भंग किया गया। जंगल कानून को भंग किया गया, जो कानून बनाया गया था शासन द्वारा उसे तोड़ा गया। पकरिया, वहाँ पर भी एक पकरिया नामक गांव था, हमारे आसपास भी एक पकरिया नाम का गांव है। ठीक है, जंगल सत्याग्रह में 2000 ग्रामीणों ने अपने 4000 पशुओं के साथ जंगल कानून को तोड़ा। इस मध्य 6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, 6 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 1930 ईस्वी तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की योजना बनाई गई। अर्थात पूरे देश में यह इस प्रकार के सप्ताह में कार्यक्रम किया जाएगा, जिसका स्वरूप था झंडा दिवस, बहिष्कार दिवस, राजबंदी दिवस। इन सप्ताह में इस प्रकार के दिवस मनाए जाएंगे। ठीक है, 8 जनवरी 1932 को पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में द्वितीय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम तय हुए। इसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम मुख्य था, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावशाली ढंग से संचालित हुआ। अब तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, पहले हम लोग इसे पूरा मध्य प्रदेश कहते थे। इस अंचल में जगह जगह सत्याग्रह आश्रम स्थापित किए गए। इसके बाद 1937 ईस्वी में देश भर में विधान मंडलों के लिए चुनाव हुए। इस चुनाव में अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेसी सरकार ने जनता की भलाई के लिए काम किए, किंतु 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध में, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 में, इस युद्ध में भारत के भाग लेने का निर्णय अंग्रेज शासकों द्वारा लिए जाने के कारण इन सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेसी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के नेताओं ने एक बार फिर गांधी जी से देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का अनुरोध किया। ठीक है, इस मध्य संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां निरंतर होती रहीं। राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर कार्य संचालित करने लगे। भूमिगत मतलब पीछे से जमीन काम तो करते थे लेकिन सामने नहीं आते थे। इस प्रकार से उनका काम तेज हो गया था आंदोलन को और अच्छे से संचालित करने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का एक संगठन स्थापित किया तथा कालांतर में त्वरित कार्यवाही हेतु आजाद हिंद फौज का भी गठन किया। ठीक है,
इस प्रकार से आप देखेंगे ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं आज़ादी के बाद। ठीक है, अब आगे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को संघर्ष में शामिल होने के लिए आह्वान किया, मतलब उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित किया, अपील की, कहते हुए क्या कहा लोगों से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने एक नारा देश के नवयुवकों को आगे आने के लिए कहा। क्या कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और छत्तीसगढ़ में भी युवकों ने असेंबली में बम कांड जैसा साहसिक कार्य करने का संकल्प लिया। उन्होंने रायपुर नगर में अपने साथियों के साथ मिलकर बम रिवॉल्वर बनाना सीख लिया था। ठीक है, इसमें परसराम सोनी, सुधीर मुखर्जी, मंगल मिस्त्री, सूरबंधु आदि लोग थे जो नौजवान थे, और अनेक लोग इसमें शामिल थे। किंतु इन क्रांतिकारियों को उनके अपने ही मित्र की मुखबरी के कारण, इन क्रांतिकारियों के बीच एक ऐसा मित्र था जो मुखबिरी मतलब गुप्त बातें अगले को बता दिया करता था, अंग्रेजों को बता दिया करता था। इसलिए उस मित्र के कारण उस मित्र ने धोखा दिया, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। ठीक है, इतिहास में यह रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें 15 अभियुक्त और 71 गवाह थे। अभियुक्त मतलब कार्य को अंजाम देने वाले, कार्य को क्या कहा जाए उसे, संपूर्ण करने वाले जो 15 नौजवान थे छत्तीसगढ़ के, और इसके 71 गवाह हुए। रायपुर षड्यंत्र केस के क्रांतिकारियों को कठोर सजा दी गई, कठोर सजा दी गई। उनके एक मित्र के द्वारा उन कार्यों की सूचना अंग्रेजों को दे दिए जाने के कारण वे पकड़े गए, और मुंबई के अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को फिर क्या हुआ, मुंबई में एक महासम्मेलन हुआ, एक बहुत बड़ी बैठक हुई 8 अगस्त 1942 को। उसमें क्या कहा गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। सभी ने मिलकर एक उपदेश बनाया, क्या, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने हर संभव कठोरता एवं बर्बरता से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। अंग्रेज सरकार द्वारा इस प्रकार के अधिवेशन से जो लोगों ने पूरा एकदम होकर बोला कि अंग्रेजों अब तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा, और ब्रिटिश सरकार भी उस आंदोलन को बहुत कठोरता से और बर्बरता से, मतलब बिना किसी दया भाव के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। अंततः गांधी जी ने पूरे देश से आह्वान किया, पूरे देश के लोगों से आह्वान किया, या तो करना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, करो और मरो का नारा दिया, करो या मरो। ठीक है, इस प्रकार से नारा दिया तो क्या हुआ, सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। जहां सभी का आना जाना होता था वहां पर तिरंगा फहराया गया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, जितने लोग वहां पर आंदोलन कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, सभी ने गिरफ्तारियां दी, अपने आप को जेल के अंदर बंद करवा लिया गया। वास्तव में यह जो सबसे व्यापक स्तर पर अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति थी। ठीक है, बिना किसी हिंसा के यह आंदोलन शुरू करने की स्वीकृति थी, जिसका लक्ष्य स्पष्ट था। यह दिखाई दे रहा था कि
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को अब अंग्रेज सरकार का कोई भय नहीं है। उस समय भारतीय जो लोग थे वे अंग्रेज सरकार से किसी भी प्रकार से अब उनके अंदर जो डर था वो खत्म हो गया था। जेल से रिहा होने वाले नेताओं की अगवानी के लिए भारी भीड़ जमा होने लगी। जो भी नेता देश से आज़ाद होते थे उसका स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए बहुत भारी मात्रा में भीड़ जमा होने लगी। युद्ध के दौरान कांग्रेस सरकार ने कुछ मामूली सी संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की गई थी। युद्ध के समय में अंग्रेजों ने कुछ मामूली सी संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की थी, किंतु भारतीय नेताओं ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार से अंग्रेजों से डरना भारतीयों के मन में अब नहीं रहा। वायसराय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से चर्चा की। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कार्य परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधि की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार मुस्लिम लीग को मिले। यह कांग्रेस को मान्य नहीं था। इस प्रकार से विरोधाभास विचारों में अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे थे। जो कार्य परिषद थी उसमें मुस्लिम प्रतिनिधि की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार मुस्लिम लीग को ही मिले, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे, परंतु कांग्रेस इसे नहीं मान रही थी। मार्च 1946 में अंग्रेजों ने स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर ली। मार्च 1946 में अंग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर ली। भारतीयों की जो मांग थी उसे स्वीकार कर लिया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता वार्ता आवश्यक माना गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता वाली बातचीत को आवश्यक माना गया। इधर 1946 में प्रांतीय परिषदों के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से सफलता मिली थी। कांग्रेस जो थी वो बहुमत में जीत कर आई थी। इसलिए 1946 में अंतरिम सरकार के गठन को स्वीकृति मिली, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में था। इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों में सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही प्रभावित हुए और फिर पुनः वार्ता की गई। फिर बड़े नेताओं के बीच में बातचीत हुई। निर्णय हुआ कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत से बाहर चले जाएंगे। क्या निर्णय हुआ इस बातचीत में कि अंग्रेज जो हैं वो जून 1948 तक भारत से बाहर चले जाएंगे। इस संवैधानिक प्रक्रिया में, इस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत नए वायसराय जो होंगे वो लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन नामक वायसराय को, अधिकारी को भेजा गया। इंग्लैंड की संसद में एक कानून पारित किया गया कि जिसे 1947 का भारतीय संविधान अधिनियम कहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड ने संसद ने एक कानून प्रस्ताव पारित किया जिसमें 1947 का भारतीय संविधान अधिनियम कहते हैं। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य विवाद को सुलझाने का भरकस प्रयास किया गया, बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया। अंततः देश में हो रहे दंगे एवं अंतरिम सरकार में मतभेद, आखिरी सरकार में मतभेद और तनाव के कारण देश का विभाजन करना अनिवार्य हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए विभाजन परिषद एवं सीमा आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया और 1947 के सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों देशों की सीमाएं निर्धारित की गईं।
ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देशों के रूप में बांट दिए गए। इसलिए भारत 15 अगस्त को और पाकिस्तान 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को छोड़ते छोड़ते वहाँ पर जो विवाद पैदा हो गया था अंग्रेज सरकार और मुस्लिम लीग, मुस्लिम संगठन के बीच में, उसको सुलझाने के लिए क्या किया कि दो भागों में भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया, ताकि आगे चलकर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद या झगड़ा या दंगा न हो। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा खींची गई, एक अलग देश के रूप में मुस्लिम देश बनाया गया, जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इतिहास को पढ़ा, जाना और समझा कि किस प्रकार से इतने संघर्ष के बाद हमारा भारत देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था और अंग्रेज अंततः भारत को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। तो यह सब भारतीय नेताओं और सभी भारतीयों का एक साथ एकजुट होकर अंग्रेज सरकार के प्रति जो गुस्सा था, उससे आखिर में अंग्रेज सरकार विवश होकर यह मान ली कि अब आगे भारत पर राज करना या शासन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने भारत को छोड़कर जाना मजबूर हो गए और हमारे भारत देश के सभी लोगों की जीत हुई। आगे एक चित्र दिख रहा है, पूरा नक्शा आप देखेंगे। भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता की प्रमुख घटनाएं जो 1879 से 1947 के बीच हुई थी। ठीक है, इस नक्शे को बारीकी से देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा कि पहले अमृतसर कहाँ था, वहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, षड्यंत्र केस हुआ, लाहौर था। इस प्रकार से हमारा पूरा देश एक था, उस समय विभाजित नहीं हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कहीं पर भी कोई सीमा नहीं है। नेपाल, इसको ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की घटना हुई। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में है ना, ये अहमदाबाद, कोल्हापुर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा देश था और जहाँ जहाँ घटना हुई यहाँ पर आप देख रहे होंगे और बारीकी से इसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। यहाँ पर संकेत दिया हुआ है। ठीक है, स्थापना की तिथि के साथ गांधी आश्रम, फिर जीरो जैसा बना है, गांधीवादी गतिविधियां, प्रमुख रंग दंगे जिसका राजनीतिक परिणाम रहा, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह के प्रमुख स्थान। ठीक है, इस प्रकार से संकेत को देखिएगा कि कहाँ पर किस प्रकार की घटनाएं हुई। और इस तरफ दिया हुआ है स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं, कौन कौन से सन में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई। इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और कॉपी में इसको उतार लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जानना, समझना और याद करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम इन अध्याय के प्रश्नों के उत्तर को लिखवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के समर्थन में विद्रोह हुआ, वो कहाँ पर हुआ ये यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, इतिहास को बारीकी से जानते रहिएगा, समझते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।